नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोग घुर्रे के जाति से संबंधित विचारों पर तथा उसकी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन पर चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज कास्ट के बारे में ही और बात करेंगे। जैसा कि हमने पहले कहा था कि घुर्रे ने बहुत क्लियरली इस पुस्तक में लिखा है कि जाति एक बहुत ही अधिक व्यापक और जटिल व्यवस्था है और इसके विभिन्न पक्षों को हमें बहुत ही सावधानी के साथ समझने की आवश्यकता है। इसे हम किसी एक परिभाषा में नहीं समझ सकते हैं। जैसे कि कुछ जो अन्य समाजशास्त्री हुए थे, जैसे कूले ने लिखा कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिक होता है तब हम उसे जाति कहते हैं। और मजूमदार ने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है, इट्स ए क्लोज क्लास। हटन ने 1931 में जनगणना के अध्यक्ष के रूप में जो जाति से संबंधित उन्होंने डेटास इकट्ठे किए, तब उन्होंने लिखा कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत पूरा समाज अनेक आत्म केंद्रित तथा एक दूसरे से पृथक इकाइयों, जो जिसे कि उन्होंने जाति कहा, में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के पारस्परिक संबंध ऊंच नीच, मतलब एक स्ट्रेटिफाइड तरीके के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। ये उन्होंने यहाँ पर उन्होंने जातियों के में जो स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम है उसके आधार पर उन्होंने डिवाइड किया। हर्बर्ट रिस्ले ने जाति और गोत्र के बीच कोई भी अंतर न मानते हुए यहाँ तक कहा कि जाति परिवारों या परिवारों के समूह का एक संग्रह है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जो एक काल्पनिक पूर्वज से अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं, एक ही परंपरागत व्यवसाय करने पर बल देते हैं तथा एक सजातीय समुदाय के रूप में उनके द्वारा पहचाना जाता है, जो स्वयं भी उसी तरह के विचार व्यक्त करते हैं। घुर्रे ने कहा जितने भी फॉरेनर्स ने जो जाति के बारे में जो परिभाषाएं दी, घुर्रे ने इनमें जाति को समझने में इन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से जाति को समझा नहीं पाती हैं। ये एक बड़ा छोटा तरीका है जाति को समझने के लिए। इन सब कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए घुर्रे ने कहा कि जाति व्यवस्था की वास्तविक प्रकृति को तभी समझा जाता है जब हम उसके चार पक्षों को देखें, जो उन्होंने कहा कि इसे हम जाति की प्रमुख विशेषताएं भी मान सकते हैं कि उन्हें समझे बिना हम जाति व्यवस्था को समझ नहीं सकते हैं। ये जो चार जो विशेषताएं बताई वो जाति की संरचना यानी स्ट्रक्चर और उसके प्रतिबंधों यानी रेस्ट्रिक्शंस के आधार पर डिवाइड किया गया है। इसमें पहला जो उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात और कही कि ये विशेषताएं जाति व्यवस्था के मौलिक रूप से संबंधित है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि आज के समय में भी या कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में भी जाति व्यवस्था के रूल्स इसी तरह से हैं या हम जाति को इसी स्वरूप में समझे नहीं। पर यहाँ पर जो उनका एम्फेसिस था वो यही था कि ये उसके मौलिक स्वरूप को समझाती हैं। इसमें पहला उन्होंने कहा समाज का खंडात्मक विभाजन यानी सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। उनके अनुसार संपूर्ण समाज अनेक खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सदस्यों की सामाजिक स्थिति, उनके पारस्परिक दायित्व, उनकी म्यूचुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जाति के नियम, कास्ट रूल्स नियम, उसमें अपने समूह के प्रति सजातीयता की चेतना उत्पन्न करते हैं, मतलब कास्ट कॉन्शियसनेस और रेस्पॉन्सिबिलिटी
पर उन्होंने जोर दिया। और ये जो खंडात्मक विभाजन है उसमें ये माना जाता है कि हर खंड की एक जाति पंचायत है और हर प्रत्येक सदस्य से यह उम्मीद की जाती है कि वो अपने जाति के अनुसार कर्तव्यों को पूरा करे। दूसरा उन्होंने बताया संस्तरण यानी हायरार्की। सेकंड विशेषता है कि जाति व्यवसाय के अंतर्गत प्रत्येक जाति की सामाजिक स्थिति दूसरी जाति की अपेक्षा ऊंची या नीची होती है। यानी संस्तरण में ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च और उसके क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियों की स्थिति आती है। एक जाति के अंतर्गत विभिन्न उपजातियों के बीच भी एक निश्चित स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम या एक निश्चित हायरार्की जैसा निश्चित संस्तरण पाया जाता है। एक सदस्य एक दूसरे से संबंधों की स्थापना करते हैं। यद्यपि पूरे भारत में जातिगत संस्तरण को मान्यता दी गई है, लेकिन उन्होंने एक इसका अपवाद का भी उदाहरण दिया। जैसे दक्षिण भारत की जो शिल्पी जाति का उन्होंने उल्लेख किया, जो ब्राह्मणों द्वारा दी गई स्थिति के विरुद्ध हमेशा अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए संघर्ष करती रही है। और इसका जातिगत संस्तरण में ब्राह्मणों की जो उच्च स्थिति और शूद्रों की निम्न स्थिति सभी जातियों ने एक तरह से इसे एक्सेप्ट भी किया और इसे मान्यता भी दी। लेकिन स्वयं ब्राह्मण और शूद्र वर्गों के अंदर जिन सैकड़ों जातियों का निर्माण हुआ, उसमें अधिकांश जातियां एक दूसरे की तुलना में अपनी सामाजिक स्थिति को हमेशा एक दूसरे से ऊपर मानने का प्रयास करती रहती है कि हम इससे ऊपर हैं। तीसरा जो उन्होंने विशेषताएं बताई है वो संबंध रखती है खान पान और सामाजिक सहवास, यानी जो खाने पीने के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं और सोशल इंटरकोर्स से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कच्चा और पक्का खाना। कच्चे भोजन में वो खाना आता है जो घी और तेल से नहीं बनता, जैसे दाल, रोटी, चावल आदि। और इस कच्चे भोजन से संबंधित रूल्स भी बहुत कठोर रहे हैं कि कच्चा भोजन आप हर किसी जाति के साथ शेयर नहीं करेंगे, वो सिर्फ आप अपनी जाति के सदस्यों द्वारा बनाया कच्चा भोजन ही लेंगे। और उच्च जाति के सदस्यों पर जो निम्न जाति के हैं वो उच्च जातियों के बनाया हुआ कच्चा भोजन भी ग्रहण कर लेंगे। ये जो खान पान के जो रेस्ट्रिक्शंस थे कि कौन किसके यहाँ खाना खा सकता है और क्या खा सकता है, ये भी कास्ट रूल्स के इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं। चौथा आ जाता है नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं यानी डिसेबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस। जातिगत संस्तरण के अनुसार उच्च जातियों को नागरिक और धार्मिक क्षेत्र में विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि निम्न जातियों पर इतनी सारी डिसेबिलिटीज लाद दी गई कि दक्षिण भारत में अधिकतर स्थानों पर उन्हें सार्वजनिक कुओं, सड़कों और तालाबों के प्रयोग से वंचित रखा गया। उसी तरह से महाराष्ट्र में पेशवा के टाइम में निम्न जातियों के लोगों को पूना के मुख्य द्वारों के अंदर शाम के 3 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक प्रवेश ही नहीं दिया जाता था। इसी तरह से मैसूर में भी जिन जातियों को आप अनटचेबल्स कहते हो, उन्हें सड़कों, बस्तियों, उनकी सड़कें और बस्तियां भी शहर से दूर रखी जाती थी। तो ये भी एक। और निम्न जातियों के सदस्यों से लोग पानी भरवा लेते थे पर उनके हाथ से पानी पीते नहीं थे। तो ये जो डिसेबिलिटीज़ कास्ट के साथ हमेशा जुड़ी रही हैं। पांचवा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट उन्होंने बताया वो व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव पर प्रतिबंध, कि आप जो भी
आपकी चॉइस है ऑक्यूपेशन या काम करने की, वो हमेशा जाति से प्रभावित रही है। एक जाति के सदस्य अपने व्यवसाय में अन्य जातियों के सदस्यों को प्रवेश लेने से रोकते रहे हैं। कृषि, खेत श्रम, सेना में नौकरी करना, सामान्य प्रकृति का व्यापार आदि ऐसे है जिसमें अनुमति लगभग सभी जातियों के सदस्यों को प्राप्त है। केवल ब्राह्मणों और शूद्रों का व्यवसाय ही ऐसा था जिसमें रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा रहेगी। अन्य जातियों के पेशों में विभाजन की कोई निश्चित रेखा नहीं पाई गई। छठा जो उन्होंने एस्पेक्ट बताया वो था विवाह का प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज। जातियों को बनी रहने का एक प्रमुख कारण यही रहा है कि कोई भी व्यक्ति जाति या उपजाति के बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं देता। पर इसमें जैसे ब्राह्मण है वो निम्न स्थिति वाली लड़की से विवाह कर लेते थे, मालाबार में नंबूद्री ब्राह्मण, पर वो अपनी लड़की को उन्हें नहीं देंगे। इस तरह से अंतर्विवाह, ये जिसे हम एंडोगैमी भी कहते हैं, इसका एक प्रमुख कारण रहा है। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता तो इसे सामाजिक अपराध भी माना जाता था। जाति की सदस्यता से भी उसे निकाल दिया जाता था। जैसे आप जात बाहर करना एक लोकल टर्म है। अंतर्विवाह का प्रचलन एक तो संभवतः आपके रक्त की पवित्रता को बनाए रखना ही नहीं था, बल्कि जातिगत मिश्रण को रोककर उपजातियों की संख्याओं में होने वाली वृद्धि को भी रोकना रहा है। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।